हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 32वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस 32वें मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस 32वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 32वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे बड़ा निर्यात उद्योग कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारत का सबसे बड़ा निर्यात उद्योग है कपड़ा उद्योग है। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत सरकार का बजट कौन प्रस्तुत करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर अपनी नोटबुक के अंदर इस प्रश्न को आप नोट भी कर सकते हैं। आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार का बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत सरकार का बजट प्रस्तुत करता है वित्त मंत्री। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन था? ऑप्शन ए है भारत देश, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया देश, ऑप्शन सी है इंग्लैंड देश और ऑप्शन डी है पाकिस्तान देश। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन था? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का विजेता था ऑस्ट्रेलिया। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और यदि आप ये पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। और मेरे भाई मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को लोकहितवादी राजा कहा जाता है? ऑप्शन ए अशोक को,
ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य को, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त को और ऑप्शन डी है हर्षवर्धन को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि इन सभी में से अशोक को क्या कहा जाता है? लोकहितवादी राजा कहा जाता है। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष नष्ट किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष से नष्ट किया था। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ष 1113 ईस्वी पूर्व क्या किया था? नष्ट किया था। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। शिवाजी द्वारा स्थापित अष्टप्रधान मंडल में कौन सा मंत्री न्याय व्यवस्था देखता है? तो यहाँ पर देखिए चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि शिवाजी द्वारा स्थापित अष्टप्रधान मंडल में न्याय व्यवस्था देखता है न्यायाधीश। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने। इलाहाबाद संधि 1765 किनके बीच हुई थी? ऑप्शन ए है ब्रिटिश और मुगल सम्राट के बीच, ऑप्शन बी है ब्रिटिश और मराठा के बीच, ऑप्शन सी है ब्रिटिश और अवध के बीच और ऑप्शन डी है ब्रिटिश और बंगाल के नवाब के बीच। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि इलाहाबाद संधि 1765 में ब्रिटिश और मुगल सम्राट के बीच हुई थी। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए एक प्रश्न और बनता है यहीं से। प्रश्न काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। तो मेरे भाई याद रखना इलाहाबाद की संधि हुई थी कब? 1765 में। संधि किन किन के बीच हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि हुई थी ब्रिटिश और मुगल सम्राट के बीच। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए 1929 में, ऑप्शन बी है 1930 में, ऑप्शन सी है 1931 में और ऑप्शन डी है 1932 में। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वर्ष 1930 में। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है ओडिशा। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। रेगिस्तान में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को मापने के लिए भारत में कौन सा अनुसंधान केंद्र है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि रेगिस्तान में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को मापने के लिए भारत में राष्ट्रीय रेगिस्तान अनुसंधान केंद्र है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक प्रश्न और बनता है यहीं से, और एग्जाम के अंदर पूछ भी लिया जाता है। पूछा जाता है कि राष्ट्रीय रेगिस्तान अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो मेरे भाई याद रखना, राष्ट्रीय रेगिस्तान अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो मेरे भाई ये स्थित है जोधपुर में। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। सियाचिन ग्लेशियर कौन से पर्वत श्रृंखला में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है काराकोरम में, ऑप्शन बी है हिमालय में, ऑप्शन सी है अरावली में, और ऑप्शन डी है सतपुड़ा में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि सियाचिन ग्लेशियर कौन से पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है ए राइट आंसर है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है मेंटल, ऑप्शन बी है कोर, ऑप्शन सी है क्रस्ट, और ऑप्शन डी है लिथोस्फीयर। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि पृथ्वी की ऊपरी सतह को कहा जाता है क्रस्ट। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कौन सी नदी भारत में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है? ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी है गोदावरी नदी, और ऑप्शन डी है यमुना नदी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इन सभी में से जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये भारत में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक प्रश्न और बनता है यहीं से, और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो मेरे भाई याद रखना, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। ठीक है, और 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद है अनुच्छेद 371 है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो अनुच्छेद 371 है यह भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किस संविधान संशोधन के तहत नागरिकता अधिनियम में बदलाव किया गया था? ऑप्शन ए है 24वां संशोधन है, ऑप्शन बी है 42वां संशोधन है,
ऑप्शन सी है 86वां संशोधन है और ऑप्शन डी है 104वां संशोधन है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जो संविधान का 104 नंबर का संशोधन है, या फिर हम बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान का 104 नंबर संविधान संशोधन अधिनियम है। इस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकता अधिनियम में बदलाव किया गया था। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन देश से, ऑप्शन बी है अमेरिका देश से, ऑप्शन सी है रूस देश से और ऑप्शन डी है फ्रांस देश से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा ली गई है अमेरिका देश से। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, अभी तक यदि आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी दोस्त हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे भाई यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन से निर्वाचन पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, या फिर इसको बोल दिया जाता है कि सीईसी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है सुप्रीम कोर्ट और ऑप्शन डी है लोकसभा। तो यहां पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, या फिर हम बोल सकते हैं कि सीईसी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी। तो यहां पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है नोएडा में, ऑप्शन बी है मुंबई में, ऑप्शन सी है कांडला में और ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम में। तो यहां पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कांडला में स्थापित किया गया था। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
21वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का कार्य किसके पास है? ऑप्शन ए केंद्रीय वित्त मंत्रालय के पास है, ऑप्शन बी है भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, ऑप्शन सी है योजना आयोग के पास है और ऑप्शन डी है भारत सरकार के पास है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का कार्य है किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। तो 21वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है आप सभी के सामने। सकल घरेलू उत्पाद या हम बोल सकते हैं कि जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है? ऑप्शन ए 10 से 15% है, ऑप्शन बी है 15 से 20% है, ऑप्शन सी है 20 से 25% है और ऑप्शन डी है 25 से 30% है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान है लगभग 15 से 20% है। तो 22वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है आप सभी के सामने। बैंक दर का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी है योजना आयोग और ऑप्शन डी है वित्त मंत्रालय। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि बैंक दर का निर्धारण करता है भारतीय रिजर्व बैंक। तो 23वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस 21,000 प्लस क्वेश्चनों के पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और इसी के साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का फ्री पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नया संसद भवन भारत में कब उद्घाटित हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 2022 में, ऑप्शन बी है वर्ष 2023 में, ऑप्शन सी है वर्ष 2024 में और ऑप्शन डी है वर्ष 2025 में। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 24वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि नया संसद भवन भारत में कब उद्घाटित हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 2023 में। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
25वां प्रश्न है आप सभी के सामने। 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि 2024 में ओलंपिक खेल आयोजित हुआ था पेरिस में। तो 25वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने लगभग 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और इन 25 क्वेश्चनों में से जिस भी अभ्यर्थी के लगभग 21 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ शाम को 6 बजे।